द सेंटेंस, वाक्य। इंट्रोडक्शन। अब समय है अंग्रेजी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी सेंटेंस अर्थात वाक्य और उसके प्रकारों पर चर्चा करने का। पहले हम समझ लें कि सेंटेंस है क्या। जब हम लिखते या बोलते हैं तब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर ये शब्दों के समूह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट अर्थात सूर्य पूरब में उगता है। ये एक पूर्ण वाक्य अर्थात सेंटेंस है। डेफिनिशन: शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं, अर्थात अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called a sentence। या आप कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है सेंटेंस कहलाता है। अर्थात a sentence is a group of words put together according to the rules of grammar। Parts of sentence, वाक्य के भाग। सेंटेंस के दो भाग होते हैं जिनमें पहला है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता तथा दूसरा है प्रेडिकेट अर्थात विधेय। जैसे राम गोज टू स्कूल में राम सब्जेक्ट है तथा गोज टू स्कूल प्रेडिकेट है। पहला सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है अर्थात जिसके बारे में कोई बात बताई जाए तो वो शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहलाता है। जैसे राम गोज टू स्कूल अर्थात राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में राम विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है, अतः राम इसका सब्जेक्ट अर्थात कर्ता है। दूसरा वाक्य है एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई अर्थात हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है। इस वाक्य में उड़ने का कार्य हवाई जहाज द्वारा किया जा रहा है, अतः हवाई जहाज इस वाक्य का सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के भाग। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला क्वालिफायर और दूसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड अर्थात मुख्य शब्द। जैसे अ हॉर्स इज रनिंग अर्थात घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें ए क्वालिफायर है तथा हॉर्स हेड वर्ड है और इज रनिंग प्रेडिकेट है। इस वाक्य में ए क्वालिफायर है जो ठीक हेड वर्ड हॉर्स के पहले आया है तथा हॉर्स हेड वर्ड है जो कि नाउन है। ध्यान दें कि हेड वर्ड सदैव नाउन या प्रोनाउन होता है। क्वालिफायर ये सदैव हेड वर्ड के पहले आता है। ध्यान दें कि हेड वर्ड के पहले जब एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहते हैं तथा जब दो शब्द हों तो उनमें से एडजेक्टिव यानी विशेषण शब्द को क्वालिफायर कहेंगे तथा एडजेक्टिव के पहले आने वाले शब्द को डिटरमिनर कहते हैं। जैसे द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग अर्थात वृद्ध व्यक्ति सुबह के समय टहल रहा था। इस वाक्य में द डिटरमिनर तथा ओल्ड एडजेक्टिव है। ये दोनों डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव मुख्य शब्द यानी हेड वर्ड मैन की व्याख्या कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जो सुबह के समय टहल रहा था। अगला उदाहरण है अ लेम गर्ल वॉज असेंडिंग इन द बस अर्थात एक लंगड़ी लड़की बस में चढ़ रही थी। इस वाक्य में प्रयुक्त ए अक्षर डिटरमिनर है तथा लेम एडजेक्टिव है और ये दोनों ए तथा लेम उस गर्ल की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं
कि जो बस में चढ़ रही थी वह एक लंगड़ी लड़की थी। पहला, डिटर्मिनर। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। दूसरा, एडजेक्टिव यानी विशेषण। तीसरा, एडजेक्टिवल फ्रेज अर्थात विशेषण युक्त शब्द समूह। ध्यान दें कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव सदा हेड वर्ड के पहले आते हैं तथा एडजेक्टिवल फ्रेज हेड वर्ड के बाद आता है। जैसे अ व्हाइट काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड इज माइन, अर्थात एक सफेद गाय जो मैदान में चर रही है मेरी है। इस वाक्य में काउ हेड वर्ड है तथा इसके पहले व्हाइट शब्द एडजेक्टिव है जो काउ की विशेषता बता रहा है तथा व्हाइट शब्द के पहले ए का प्रयोग किया गया है जो कि डिटर्मिनर है, किंतु हेड वर्ड काउ के बाद तथा वर्ब इज के पहले आने वाला शब्द समूह एडजेक्टिवल फ्रेज है। दूसरा उदाहरण है, योर एल्डर अंकल इन दिल्ली इज एन इंजीनियर, अर्थात तुम्हारे बड़े चाचा जो दिल्ली में हैं एक इंजीनियर हैं। इस वाक्य में योर डिटर्मिनर है तथा एल्डर एडजेक्टिव है। ये दोनों ही डिटर्मिनर तथा एडजेक्टिव अंकल की व्याख्या कर रहे हैं और हेड वर्ड अंकल के बाद आने वाला शब्द समूह एडजेक्टिवल फ्रेज है। नोट, अब विशेष ध्यान दें कि कुछ ऐसे भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरण, इन्फिनिटिव तथा शब्द समूह हैं जो हेड वर्ड्स के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। जैसे लॉयन रोर्स, अर्थात शेर दहाड़ता है। इस वाक्य में लॉयन नाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अगला वाक्य है, ही इज राइटिंग अ लेटर, अर्थात वह एक पत्र लिख रहा है। इस वाक्य में ही एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, द पुअर आर सैड, अर्थात गरीब लोग दुखी हैं। इस वाक्य में द पुअर सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। अब उदाहरण है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अर्थात टहलना एक अच्छा अभ्यास है। इस वाक्य में वॉकिंग जीरण है जो नाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण सुनिए, टू फॉरगिव इज डिवाइन, अर्थात क्षमा करना दैवीय कार्य है। इस वाक्य में टू फॉरगिव एक इन्फिनिटिव है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, एन आफ्टरनून फार्मर कैन नॉट सक्सीड इन हिज लाइफ, अर्थात सुस्त व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इस वाक्य में एन आफ्टरनून फार्मर एक शब्द समूह है जो कि नाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है। प्रेडिकेट विधेय। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यह हमेशा क्रिया के बाद आता है, या हम कह सकते हैं कि क्रिया के बाद आने वाले शब्दों और शब्द समूहों को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मोहन इज गोइंग टू मार्केट, अर्थात मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया इज है और इसके बाद आने वाले शब्द समूह प्रेडिकेट हैं, क्योंकि ये मोहन के बारे में सूचना दे रहे हैं कि मोहन बाजार जा रहा है। प्रेडिकेट के प्रकार। प्रेडिकेट के 3 भाग हैं, वर्ब अर्थात क्रिया, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। पहला, वर्ब। वर्ब का हम
एक अलग अध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि क्रिया यानी वर्ब के साथ प्रयोग होने वाले शब्दों को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किंतु ये बात भी स्पष्ट है कि प्रेडिकेट पार्ट में अकेला वर्ब भी होता है। जैसे शी जम्प्स अर्थात वो कूदती है, या रमेश रन्स अर्थात रमेश दौड़ता है। यहां पर प्रेडिकेट पार्ट्स में जम्प्स और रन्स केवल वर्ब हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स अथवा कर्म। कर्म क्रिया के बाद आता है और ये कर्ता द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम को बताता है। जैसे जॉन राइट्स अ लेटर अर्थात जॉन एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में राइट्स एक क्रिया और अ लेटर एक कर्म है, जो बताता है कि कर्ता यानी जॉन के द्वारा पत्र लिखा गया है। इसी प्रकार सौरभ प्लेज हॉकी अर्थात सौरभ हॉकी खेलता है। इस वाक्य में सौरभ करता है तथा प्लेज उसकी क्रिया है और हॉकी उस क्रिया का परिणाम अर्थात कर्म है। ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष कर्म। ध्यान दें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब के बाद आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे सीता गेव मी अ गिफ्ट अर्थात सीता ने मुझे एक उपहार दिया। इस वाक्य में गेव एक वर्ब है और इसके तुरंत बाद मी शब्द आया है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके बाद आने वाला शब्द अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह बात भी स्पष्ट है कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन तथा दूसरा थिंग है। नोट, ध्यान दें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव ही नहीं होता, बल्कि सजीव भी होता है। जैसे आई गिफ्टेड हर अ डियर अर्थात मैंने उपहार में उसे एक हिरण दिया। इस वाक्य में अ डियर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि जीवित है, या शी गेव मी अ पैरट अर्थात उसने मुझे एक तोता दिया। इस वाक्य में अ पैरट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जीवित पक्षी भी है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी के बाद आया है। रूल नंबर 2, इसमें ध्यान दें कि प्रेडिकेट पार्ट को दो भागों में बांट देते हैं। एक है वर्ब तथा दूसरा है जीरण। यहां पर जीरण का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तथा ये दोनों वर्ब और जीरण मिलकर प्रेडिकेट पार्ट को पूर्ण बनाते हैं। जैसे मोहन लाइक्स कैचिंग फिश अर्थात मोहन मछली पकड़ना पसंद करता है। इस वाक्य में लाइक्स एक वर्ब है तथा कैचिंग फिश जीरण के रूप में प्रयुक्त होता है। नोट, ध्यान दें कि वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जीरण बनता है तथा वर्ब के पूर्व टू लगाने पर यह इंफिनिटिव बनता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू जीरण तथा टू प्लस वर्ब इक्वल टू इंफिनिटिव। रूल नंबर 3, प्रेडिकेट अर्थात विधेय भाग के वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव भी आता है। ये इंफिनिटिव क्रिया के पहले टू लगाने से बनता है। जैसे आई लाइक टू स्लीप अर्थात मैं सोना पसंद करता हूं। इस वाक्य में लाइक एक वर्ब है तथा इसके बाद आने वाले शब्द टू स्लीप ऑब्जेक्ट हैं।
जो कि इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। दूसरा उदाहरण है गीता डिसाइडेड टू वर्क, अर्थात गीता ने कार्य करने का निश्चय किया। इस वाक्य में टू वर्क एक इन्फिनेटिव है जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त किया गया है। रूल नंबर 4, सेंटेंस अर्थात वाक्य के दूसरे भाग प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और ये तीनों मिलकर कंप्लीट प्रेडिकेट पार्ट बनाते हैं। ध्यान दें कि कॉम्प्लीमेंट में नाउन भी होते हैं और नाउन फ्रेज भी, और इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स को ही हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल चूज्ड मी अ प्यून, अर्थात प्रधानाचार्य ने मुझे चपरासी के रूप में चुना। इस वाक्य के प्रेडिकेट पार्ट में चूज एक वर्ब है तथा इसके बाद आने वाला शब्द मी ऑब्जेक्ट है तथा अ प्यून एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण भी समझें, जैसे द क्रिकेट कमिटी इलेक्टेड मी कैप्टन ऑफ द टीम, अर्थात क्रिकेट समिति ने मुझे टीम का कप्तान नियुक्त किया। सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में इलेक्टेड एक वर्ब है और इसके बाद मी एक ऑब्जेक्ट है तथा कैप्टन ऑफ द टीम नाउन फ्रेज है। रूल नंबर 5, वाक्य में प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं तथा कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ एडजेक्टिव तथा पास्ट पार्टिसिपल भी आते हैं और इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द पुलिस फाउंड देम गिल्टी, अर्थात पुलिस ने उन्हें अपराधी पाया। इस वाक्य के प्रेडिकेट पार्ट में फाउंड एक वर्ब है तथा उसके बाद आने वाला देम ऑब्जेक्ट है और गिल्टी कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव है। अतः इस प्रकार के ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अगला उदाहरण है द टीचर फाउंड माई वर्क कंप्लीटेड, अर्थात अध्यापक ने मेरा कार्य पूरा हुआ पाया। इस वाक्य में फाउंड क्रिया है तथा माई वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तथा इसके बाद कंप्लीटेड शब्द कॉम्प्लीमेंट में पास्ट पार्टिसिपल है। अतः इस प्रकार के ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। रूल नंबर 6, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट के साथ एडजेक्टिव और नाउन भी होते हैं और इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे विलियम वॉज अ डिसओबीडिएंट सन, अर्थात विलियम आज्ञा ना मानने वाला पुत्र था। इस वाक्य में वॉज एक वर्ब है तथा अ डिसओबीडिएंट सन एक नाउन फ्रेज है। दूसरा उदाहरण है एलिजाबेथ सेकंड इज अ क्वीन, अर्थात एलिजाबेथ द्वितीय एक रानी है। इस वाक्य में प्रेडिकेट पार्ट में अ क्वीन एक नाउन है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। यहां पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कॉम्प्लीमेंट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नाउन कॉम्प्लीमेंट, जैसे शी इज अ गर्ल, अर्थात वो एक लड़की है। इस वाक्य में गर्ल एक नाउन है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। दूसरा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे राम इज सैड, अर्थात राम दुखी है। इस वाक्य में सैड एक एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। तीसरा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, जैसे आई एम हियर, अर्थात मैं यहां हूं। इस वाक्य में हियर एक एडवर्ब है जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है।
ठीक इसी प्रकार सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे ही इज अ स्टूडेंट। इस वाक्य में स्टूडेंट एक नाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट है। अगला वाक्य है सीता इज ब्यूटीफुल। इस वाक्य में ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव के रूप में कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार अगला वाक्य है द टीचर्स आर इन द ऑफिस। इस वाक्य में इन द ऑफिस एक एडवर्बियल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में आया है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। बेसिस ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर। सेंटेंस अर्थात वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञासूचक वाक्य। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा या कामना सूचक वाक्य। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। पहला, असर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करते हैं या सूचना देते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य तथा दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण, राम इज ऑनेस्ट अर्थात राम ईमानदार है। इस वाक्य में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि राम ईमानदार है। ही इज नॉट अ थीफ। इस वाक्य में इस बात को नकारा जा रहा है कि वो चोर नहीं है। ध्यान दें कि नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नो और नॉट लगाकर बनाया जाता है। इसके अलावा भी नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नीदर, नॉर, सेल्डम, हार्डली एटसेट्रा नेगेटिव वर्ड्स हैं। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, WH क्वेश्चंस। दूसरा, यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस। इस प्रकार के वाक्य प्रायः WH क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, whom, whose इत्यादि। जैसे व्हाट इज योर नेम अर्थात तुम्हारा क्या नाम है। इस वाक्य में व्हाट शब्द WH क्वेश्चन वर्ड है और इस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वाक्य है वेयर आर यू गोइंग अर्थात तुम कहां जा रहे हो। इस वाक्य में वेयर WH क्वेश्चन है और इस वाक्य के द्वारा उसके जाने के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। यस नो क्वेश्चंस। इस प्रकार के वाक्यों में यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं और इनका उत्तर हां या ना में दिया जाता है, जबकि WH क्वेश्चंस का उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे आर यू अ स्कॉलर अर्थात क्या आप विद्वान हैं। इस वाक्य में आर ऑक्सिलरी वर्ब है और इस वाक्य द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर सदैव हां या ना में आएगा। अगला उदाहरण है
डिड यू वर्क हार्ड? अर्थात क्या आपने कठिन परिश्रम किया? इस वाक्य में डिड ऑक्सिलरी वर्ब है और इस वाक्य में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी यस या नो में ही आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओपन द डोर, अर्थात दरवाजा खोलो। यहां पर आदेश देने का भाव प्रकट हो रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे वाक्यों में प्रायः यू सब्जेक्ट में छिपा रहता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, अर्थात कृपया मेरी सहायता करो। इस वाक्य में रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार रिस्पेक्ट योर टीचर, अर्थात अपने अध्यापकों का सम्मान करो। इस वाक्य में एडवाइज सलाह के भाव का बोध हो रहा है। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना सूचक वाक्य। जिस वाक्य में आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना, इच्छा आदि का भाव व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, अर्थात भगवान आपका भला करे। इस वाक्य से आशीर्वाद का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला वाक्य है गो टू हेल, अर्थात नरक में जाओ। इस वाक्य द्वारा अभिशाप का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला वाक्य है तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। इस वाक्य से अच्छी कामना का भाव उत्पन्न हो रहा है। मे डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग, अर्थात लोकतंत्र जिंदाबाद। ध्यान दें, इस प्रकार के सेंटेंस प्रायः मे से शुरू होते हैं। जैसे मे द डिपार्टेड सोल गेट पीस इन द हेवन, अर्थात दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्राप्त हो। किंतु ध्यान दें कि कुछ वाक्यों में मे छिपा रहता है, फिर भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। पांचवा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। जिस वाक्य से मन में आवेश जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा इत्यादि, हाउ ब्यूटीफुल, अर्थात कितना सुंदर, कंग्रेचुलेशंस, अर्थात बधाई हो, सच अ मैन, अर्थात ऐसा आदमी, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर आदि शब्द किसी न किसी प्रकार के विस्मय या आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं तथा इनके तुरंत बाद संबोधन का चिन्ह लगा होता है। अन्य उदाहरण भी समझें, जैसे आई एम रूइंड, अर्थात हाय मैं बर्बाद हो गया। यहां पर दुख भरा भाव व्यक्त हो रहा है। दूसरा वाक्य है फाय फाय डोंट गैम्बल, अर्थात छी छी जुआ मत खेलो। अगला वाक्य है पुह पुह व्हाट आर यू डूइंग, हे राम तुम क्या कर रहे हो। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान ये है कि इनके अंत में या बीच में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है, जैसे नॉनसेंस, अर्थात बकवास की बातें या बक बक, या व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। पहले वाक्य नॉनसेंस केवल एक ही वर्ड का बना है तथा दूसरे वाक्य बिना वर्ब का भी अपने में पूर्ण है। बेसिस ऑन फॉर्म, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस,
संयुक्त वाक्य। पहला, सिंपल सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ साधारण वाक्य होता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट अर्थात कर्ता तथा एक ही मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया के अलावा अन्य शब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात राम क्रिकेट खेल रहा है। ये वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ रखता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है तथा मुख्य क्रिया प्लेइंग है। दूसरा उदाहरण है 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, अर्थात 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वाक्य अपने में पूर्ण अर्थ रखता है, जिसमें सब्जेक्ट 26 जनवरी है तथा मुख्य क्रिया सेलिब्रेटेड है। अगला उदाहरण है ब्रेकिंग द डिवाइडर, ब्लू बस फेल इनटू द ट्रेंच, अर्थात मार्ग विभाजन को तोड़ती हुई नीली बस खाई में गिर गई। ध्यान दें, इसमें कर्ता ब्लू बस है तथा क्रिया फेल है। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी अर्थ है संयुक्त वाक्य। वो सेंटेंस जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बना होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉज समन्वित संयोजक से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये दो अलग अलग मुख्य उपवाक्य हैं जो अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस येट या बट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, अर्थात वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। या आप कह सकते हैं कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, अर्थात वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। अगला उदाहरण सुने। वर्क हार्ड, यू विल फेल, योर फादर विल बीट यू। ध्यान दें कि ये तीनों मुख्य उपवाक्य हैं और अपने में पूर्ण अर्थ रखते हैं, लेकिन जब हम इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अदरवाइज और एंड से जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल एंड योर फादर विल बीट यू, अर्थात कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे और तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ मिश्रित वाक्य, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के क्लॉज अर्थात उपवाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शंस अर्थात आश्रित संयोजक से जुड़े होते हैं। जैसे ऑल इज वेल, एंड इज वेल। इनमें पहला वाक्य ऑल इज वेल प्रिंसिपल क्लॉज है तथा दूसरा वाक्य एंड इज वेल सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन जब हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे तो एक मिश्रित उपवाक्य इस प्रकार बनेगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल या ऑल वेल दैट एंड वेल। अगला उदाहरण सुने। शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट रन। इनमें पहला वाक्य शी इज वेरी फैट प्रिंसिपल क्लॉज है अर्थात मुख्य उपवाक्य है तथा दूसरा वाक्य शी कैन नॉट रन सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
इन्हें हम TOO2 और TO2 का प्रयोग करके जोड़ते हैं और हमें इस प्रकार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है। She is too fat to run, अर्थात वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती। नोट: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का विस्तृत अध्ययन सिंथेसिस के चैप्टर में करें।